डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण चौहान साथ में एक बार फिर से आपके अपने पाई बॉन्ड क्लासेस में। और बच्चों, जैसा कि बोर्ड पर लिखा है कि हम लोग कर रहे हैं क्विक रिवीजन किसका, चैप्टर नंबर 7 का, वो भी हिंदी में। ठीक है, तो भाई इस चैप्टर नंबर 7 को हम लोग एसी करंट, जैसे कि प्रत्यावर्ती धारा भी कहते हैं। आई होप जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन हैं सबकी तैयारी एकदम बहुत तगड़े तरीके से चल रही होगी। और जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग रोज रात को लाइव 9 बजे आते हैं, तो आप लोग वहां पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो भी डाउट हैं वो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, डाउट्स क्लास भी होती है और उसमें जो PYQ सीरीज है वो भी हम लोग चलाते हैं हर चैप्टर की 1 बाय 1 करके, तो आप वहां से भी हम लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद में हम लोग अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। ठीक है भाई, तो किसी भी भाई को डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है और एग्जाम की तैयारी बहुत तगड़े तरीके से करनी है। ठीक है, तो चलो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। हाँ जी, चैप्टर का नाम ही यह है प्रत्यावर्ती धारा। आज के बाद ऐसा रिवीजन करा दूंगा मैं आप लोगों को, इसमें और कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितनी चीजें मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूं, आपके सामने जितनी चीजें करा रहा हूं, बस उतनी चीज आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, उससे ज्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, ध्यान से समझो बेटा, है ना। धारा दो प्रकार की होती है, एक एसी प्रत्यावर्ती धारा और एक डीसी बोले तो दिष्ट धारा। देखो यहां पर आप समझ में आओ, इसके डायग्राम से ही, है ना, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। पहले दिमाग में डाल लो कि हम एक वर्ड सर अपनी तरफ से रटेंगे नहीं, जो आप समझाओगे वही समझेंगे। और इधर आ जाओ, क्योंकि पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, मान लो कि तुम नहीं कर सकते तो कोई और नहीं कर सकता, तुम कर सकते हो तो सब कोई कर सकता है। तो भाई ध्यान रखो कि अगर तुम याद करोगे तो सिर्फ तुम्हें याद होगा। ठीक है, ध्यान से सुनो कि अपने आप को मान लो कि भाई मैं कर सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, तो भाई बात खत्म। तो अब यहां पर समझो, देखो क्या करना है आप लोगों को। आप लोगों को समझना है कि सर इसमें देखो प्रत्यावर्ती धारा, जब किसी परिपथ में धारा बह रही है तो सर वो ऐसे बह रही है कि देखो ये धारा पहले 0 थी, फिर बढ़ी, फिर 0 हो गई, फिर बढ़ी, फिर 0 हो गई। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा क्या है, तो आप बोलोगे सर ऐसी धारा जिसका मान, ऐसी धारा जिसका मान, है ना, जिसका मान व दिशा, ठीक है, समय के अनुसार, है ना, समय के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, जिसका मान व दिशा समय के अनुसार बदलता रहता है। देखो मान भी बदल रहा है और साथ में दिशा, पहले ऊपर की तरफ जा रही है, अभी ये नीचे की तरफ जा रही है ना। तो मान और दिशा दोनों बदलता रहता है, ऐसी धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। बिल्कुल भी कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। अब यहीं पर पूछा जाए सर दिष्ट धारा किसे कहते हैं, तो बिल्कुल समझो इसका भी डायग्राम से। देखो ये दिष्ट धारा हो गई, है ना। आप बोलोगे इसमें देखो कोई मान बदल रहा है क्या, आप बोलोगे नहीं। दिशा बदल रही है क्या, बोलोगे नहीं। तो बस इसी का उल्टा लिख दो, ऐसी धारा जिसका मान व दिशा समय के अनुसार नहीं बदलता, उसको हम कहते हैं दिष्ट धारा। और जिसका मान और दिशा समय के अनुसार बदलता रहता है उसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। और हमेशा प्रत्यावर्ती धारा को, है ना, ध्यान से समझना, प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग बेटा I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी कहते हैं, इससे डिनोट करते हैं। और प्रत्यावर्ती विभव आ जाए तो उसको हम लिखते हैं V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये इनकी इक्वेशन है प्रत्यावर्ती धारा की और प्रत्यावर्ती विभव की। ये पहली इक्वेशन है I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये है V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये इनकी इक्वेशन होगी। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, मतलब प्रत्यावर्ती धारा की इक्वेशन ये होगी। देखो ये जो आई नॉट और वी नॉट है, ये है इनके शिखर मान, है ना, शिखर मान, या इनको आयाम भी कहते हैं। ये इनका उच्च मान होता है सबसे, है ना, इससे ज्यादा मान अधिक नहीं हो सकता, उच्च मान ये होता है। ठीक है, ध्यान से समझ लेना इस चीज को कि आई नॉट और वी नॉट को शिखर मान या आयाम या उच्च मान भी कहते हैं। ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है, यानी ये देख रहे हैं आप लोग प्रत्यावर्ती धारा में ये जो पीक वैल्यू है, यहाँ सबसे अधिकतम मान जो है, यहाँ पर क्या है धीरे धीरे बढ़ता आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या होगा सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी ना इसकी, तो उस हाईएस्ट वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, इनका शिखर मान या आयाम या उच्च मान कहते हैं। समझ में आया ना चीजें, बस इतना आप समझने की जरूरत है इसमें। अब प्रत्यावर्ती धारा का जो है, आप लोगों को एक बात समझना है, प्रत्यावर्ती धारा की एक साइकिल किसे कहते हैं, है ना, ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा की एक साइकिल किसे कहते हैं। तो देखो प्रत्यावर्ती धारा क्या काम कर रही है, पहले एक दिशा में 0 से मैक्सिमम और मैक्सिमम से 0 जाती है, फिर उसके बाद दूसरी दिशा में 0 से मैक्सिमम और फिर मैक्सिमम से 0 हो जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा की एक साइकिल कहते हैं। यानी क्या होता है कि सर प्रत्यावर्ती धारा, है ना, प्रत्यावर्ती धारा एक, ठीक है, कि एक दिशा में 0 से यानी 0 से अधिकतम, और फिर अधिकतम से 0, अधिकतम से
शून्य होती है, ठीक है, शून्य होती है। इसके विपरीत दूसरी दिशा में भी, इसके विपरीत दूसरी दिशा में भी 0 से अधिकतम, ठीक है, और अधिकतम से क्या होती है, शून्य होती है ना, शून्य होती है। तो इसी को, है ना, इसी को क्या कहते हैं, इसकी एक साइकिल कहते हैं, है ना, एक साइकिल, ध्यान से समझना। और प्रत्यावर्ती धारा, है ना, ध्यान से सुनो, प्रत्यावर्ती धारा भारत में 50 हर्ट्ज की आती है, ठीक है, अमेरिका में कितनी है, 60 हर्ट्ज की, भारत में कितनी है, 50 हर्ट्ज की। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा एक चक्कर में 50 बार जाती है और 50 बार बंद होती है। तो यानी एक साइकिल में कितने चक्कर लगा लिए, 50 गुणा 2, है ना, कितनी बार मतलब जलेगी और कितनी बार बंद होगी, तो आप बोलोगे सर 100, ठीक है। एक चक्कर में देखो 2 बार हो रही है ना, एक चक्कर में 2 बार, और वैसे कितने चक्कर लगाती है, 50 चक्कर, 50 फ्रीक्वेंसी की आती है ना, तो 50 चक्कर लगा रही है ऐसे, तो एक 50 चक्कर लगा रही है तो 50 इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, तो कितनी बार बंद और जलेगी, तो आप बोलोगे सर 100 बार बंद होगी और 100 बार जल जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इस चीज में। तो प्रत्यावर्ती धारा की जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है, ये अपने दिमाग में रखना, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा हो गया, दिष्ट धारा हो गया, प्रत्यावर्ती धारा की साइकिल किसे कहते हैं, शिखरमान या उच्चमान किसे कहते हैं, ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब इसके कुछ मुख्य बातों पर बात करते हैं, जिनमें आता है प्रत्यावर्ती धारा की औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। देखो प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है बेटा, वो पूरी साइकिल के लिए नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि पूरी साइकिल के लिए इसका जो औसत मान है वो शून्य आएगा। क्यों, आप बोलोगे सर देखो प्रत्यावर्ती धारा की ये जो ऊपर की दिशा है ये धनात्मक है, मान के चलो ऊपर प्लस का 5 है और नीचे माइनस का 5 है, भाई नीचे दिशा बदल गई ना, ऊपर वाली प्लस है तो नीचे वाली माइनस हो जाएगी। तो अगर आप इसका एवरेज निकालोगे तो एवरेज कैसे निकालते हैं, औसत कैसे निकालते हैं, औसत निकालते हैं कि सर सबको जोड़ना पड़ता है और फिर उसे भाग दे देना पड़ता है, तो भाई ये तो 0 हो गया। तो प्रत्यावर्ती धारा का पूरी साइकिल के लिए जो औसत मान निकलता है वो हमेशा शून्य आता है। इसको लेकर क्वेश्चन भी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या एक नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। तो आप याद रखना, उसको बता देना कि भैया प्रत्यावर्ती धारा की हमें एक साइकिल के लिए कभी भी हम लोग मान ज्ञात नहीं कर सकते, वो हमेशा शून्य ही आएगा। तो किसके लिए ज्ञात कर सकते हैं, आधी साइकिल के लिए, है ना, हाफ साइकिल के लिए। तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकालेंगे और वो भी किसके लिए, अर्ध साइकिल के लिए, ठीक है। तो यही हेडिंग हमारी होने वाली है कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान किसके लिए, आधी साइकिल के लिए, ठीक है। चलो डाल लो हेडिंग, डालना है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, जैसा कि मैंने कहा कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान हम अगर कंप्लीट साइकिल के लिए निकालेंगे तो वो हमेशा 0 आता है, तो हम केवल अर्ध साइकिल के लिए ही औसत मान का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। अब ये 0 क्यों आता है, कैसे आता है, तो इसको भी प्रूफ करेंगे, साथ में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकालेंगे आधी साइकिल के लिए। तो भाई अगर मुझे औसत निकालना है, सबसे पहले एक दिमाग में बात आनी चाहिए कि अगर औसत मान निकालना है यानी कि एवरेज निकालना है तो क्या हो जाएगा भाई, चार्ज आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन में डी टी। तो आप बोलोगे सर जी डी क्यू अपॉन में डी टी, तो अगर मुझे डी क्यू निकाल लेना है तो हो जाएगा सर आई इंटू डी टी, ठीक है। टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल टाइम। तो पहले मुझे टोटल चार्ज निकालना है, ठीक है। और ये जो आई है वो प्रत्यावर्ती धारा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो डी क्यू बराबर में हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू में डी टी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे निकालना है सर जी इसका कुल चार्ज, है ना, कुल चार्ज निकालना है, कुल आवेश। अगर कुल आवेश निकालना है तो दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना। तो आप लिख देना कि समाकलन करने के पर, ठीक है, इंटू डी टी। पहले हम बात कर लेते हैं 0 से टी हाफ, आधे समय के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं, आधे टाइम के लिए। तो डी क्यू हो गया सर जी क्यू, है ना, टोटल चार्ज निकल कर आ गया। यहां से आई नॉट बाहर हो जाएगा 0 से लेकर टी हाफ तक, है ना। 0 से क्यों, क्योंकि जब प्रत्यावर्ती धारा चलती है तो भाई ये 0 से ही तो चलती है, और यहां तक टी हाफ हो गया इसका, और ये जो बाकी बचा हुआ है यहां तक ये पूरा टी हो गया। तो पूरी साइकिल के लिए भी निकाल के दिखा दूंगा और आधी साइकिल के लिए भी, ठीक है, टेंशन मत लो। बोलोगे सर साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे सर जी, माइनस कॉस ओमेगा टी और अपॉन में ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। ये जो इसके पास एक्स्ट्रा चीज है ना वो नीचे आ जाती है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज हो नीचे आ जाएगी, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। तो Q इज इक्वल्स टू आ गया सर जी
आप बोलोगे आई नॉट अपॉन में ओमेगा, ठीक है, माइनस भी बाहर ले लेते हैं और कितना हो गया कॉस ओमेगा टी, जीरो से लेकर टी हाफ तक। तो अगर आप क्यू निकालोगे तो माइनस आई नॉट अपॉन में ओमेगा और यहाँ लिमिट रखोगे, देखो टी की जो वैल्यू होती है आप सबको पता है 2 पाई अपॉन में ओमेगा होती है। कितनी होती है 2 पाई अपॉन में ओमेगा। यहाँ पुट करोगे कॉस ओमेगा और इसको रख दोगे टी की जगह टी हाफ, है ना, और माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह पर 0, ठीक है। तो Q इज इक्वल्स टू हो गया माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, ये देखो यहाँ टी की वैल्यू अब रख दोगे कॉस ओमेगा और इंटू टी की वैल्यू है 2 पाई अपॉन में ओमेगा इंटू 2, है ना, ये 2 साथ में, और ये हो गया कॉस 0। आप बोलोगे 2 से 2 कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, Q की वैल्यू होगी माइनस आई नॉट ओमेगा, ये बच गया सर कॉस पाई और माइनस कॉस 0, है ना। अब आप बोलोगे सर जी माइनस आई नॉट अपॉन में ओमेगा, आप बोलोगे कॉस पाई तो -1 होता है और कॉस 0 1 होता है, लेकिन यहाँ बीच में क्या है माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो गया 2, है ना, माइनस का 2 और माइनस ये हो गया, तो क्यू की वैल्यू आ गई -2 आई अपॉन में ओमेगा। ये टोटल चार्ज आ गया, लेकिन हमें चार्ज थोड़ी निकालना था, हमें निकालना था टोटल करंट। तो ये होता है टोटल चार्ज अपॉन में टोटल टाइम, है ना। टाइम कितना था t/2, टोटल चार्ज कितना आ गया है 2i अपॉन में ओमेगा और इंटू t/2, है ना। तो भाई एक t का वैल्यू पुट करो आप यहाँ पे, ठीक है। तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर जी 2i नॉट अपॉन में ओमेगा, अब ये 2 पाई अपॉन ओमेगा इंटू 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, तो ये हो गया सर 2i नॉट अपॉन में पाई, है ना, ये आई नॉट चल रहा था, सॉरी आई नॉट यहाँ पर भी, ठीक है। बोलो सही बात है कि नहीं, तो 2i नॉट अपॉन में पाई आ गया, सही है। एक बार जल्दी बताओ चेक करके, मैं देख लेता हूं कि ये वाला इमेज आ रहा है कि नहीं। सही है, चलो, है ना, यहां तक की बातें क्लियर होगी कि सर हमने टोटल चार्ज रख दिया, टोटल चार्ज है 2i नॉट अपॉन में ओमेगा और बाद में क्या सर जी टोटल टाइम है 2 पाई टी अपॉन 2, टी की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, ये आई नॉट है तो ये हो गया 2i नॉट अपॉन में पाई, ये टोटल वैल्यू होती है। अब जैसे कि मैं बात कर रहा था अगर फुल साइकिल के लिए, तो फुल साइकिल के लिए यहां पर आपको टी रखना है ना, फुल साइकिल के लिए यहां पर आपको टी रखना है, एक बार ध्यान से समझ लेना भाई। अगर पूरी साइकिल होती, ये तो हाफ साइकिल के लिए इतनी वैल्यू आ गई, कंप्लीट साइकिल के लिए अगर निकालते तो भाई टी हाफ की जगह पर टी रखना होता, तो यहां आप रखते क्यू की वैल्यू अगर आप रखते तो ये देखो यहां पर है ना, तो आप रखो अगर यहां रख दे, है ना, ओमेगा इंटू टी की वैल्यू रख दें 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस कॉस 0, है ना, ध्यान से सुनना आप, ओमेगा से ओमेगा, अब टी हाफ ना रख के केवल टी रखा है, तो कॉस कितना हो गया 2 पाई माइनस कॉस कितना हो गया 0। अब कॉस 2 पाई कितना होता है भाई, है ना, कॉस 2 पाई कितना होता है, तो आप बोलोगे सर कॉस 2 पाई तो होता है आपका 1 और ये भी हो गया 1, तो ये कैंसिल होकर कितना हो गया 0, तो चार्ज ही 0 हो जाता, चार्ज 0 हो जाता, अपॉन में आप यहां रखते तो भैया सब कुछ 0 हो जाता, तो यानी cos 2 पाई का वैल्यू जब 0 होता है तो सारी वैल्यू 0 हो जाती, इसीलिए हम लोग कंप्लीट साइकिल के लिए कभी भी क्या नहीं फाइंड कर सकते, है ना, एवरेज वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको अपॉन में 2 नहीं लेना पड़ेगा, फिर टोटल t की वैल्यू रखनी पड़ेगी, t कितना है 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, cos 2 पाई माइनस cos 0, cos 2 पाई होता है 1, cos 0 भी होता है 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो कंप्लीट साइकिल के लिए जो टोटल एवरेज वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 0। बात समझ में आ गई, तो इसलिए नहीं निकाल सकते। अब आती है इसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, सॉरी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, क्या आती है इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी कि वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है, इसको निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान रखना, है ना, कि इनका फॉर्मूला भी पूछा जाता है कि भैया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का क्या है फॉर्मूला, क्या है वर्ग माध्य मूल मान का फॉर्मूला क्या आता है, या फिर जो है ये आपका औसत मान का फॉर्मूला कितना आता है, तो आप बोलोगे 2i नॉट अपॉन में पाई, ठीक है, ध्यान रखना। तो वर्ग माध्य मूल मान निकालते हैं नेक्स्ट हेडिंग में, वर्ग माध्य मूल मान निकाल रहे हैं हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, एकदम बहुत तगड़े तरीके से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो वर्ग माध्य मूल मान, है ना, पहले तो ये ध्यान रखो वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है। देखो वर्ग माध्य मूल मान जो होता है इसको हम लिखते हैं IRMS, चलो कैपिटल आई बना लेते हैं IRMS, और अगर मुझे IRMS वैल्यू निकालनी है तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रख लो, 0 से लेकर t आई स्क्वायर इंटू dt और अपॉन में टोटल टाइम आ जाता है t, है ना, लिमिट कहां से लगेगी 0 से t,
ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो वर्ग माध्य मूल मान है वो पूरे साइकिल के लिए निकाला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं, देखो आधी साइकिल के लिए आप लोगों ने एवरेज वैल्यू निकाली, फिर आधी के लिए आप लोगों ने एवरेज निकाली, लेकिन पूरी एवरेज वैल्यू आई 0। तो आप कह रहे हो सर वर्ग माध्य मूल मान पूरी साइकिल के लिए निकल जाएगा, वो कैसे पॉसिबल है? तो उसके लिए पॉसिबिलिटी ऐसे है, क्योंकि बेटा यहाँ पर आई का क्या हो रहा है, स्क्वायर। अगर स्क्वायर हो रहा है तो माइनस की जो वैल्यू आएगी जब उसका आप स्क्वायर करोगे, जैसे हम मान लो माइनस का 2 है, माइनस के 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या ये प्लस का नहीं बन जाएगा? बोलोगे हाँ जी सर। तो भैया माइनस की वैल्यू भी प्लस हो जाती है, इसलिए हम लोग जो वर्ग माध्य मूल मान है वो पूरी साइकिल के लिए आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एवरेज वैल्यू में हम कोई स्क्वायर वगैरह करते नहीं है, इसलिए वहां पर वो पूरी साइकिल के लिए फाइंड नहीं हो सकती। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हम लोग जब वर्ग माध्य मूल मान निकाल रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा का, तो भाई आई जो होता है ना, ये आई का स्क्वायर लग गया यहाँ पर, ठीक है, रूट मीन का। अभी रूट लगाना बाकी है, रूट बाद में, पहले आई का एवरेज निकाल के उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो भैया यहाँ पर क्या हो गया, आई इज इक्वल्स टू रखना है आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये आई आर एम एस का स्क्वायर चल रहा है, जिसकी वैल्यू ये है 1/t को बाहर रख लो, 0 से लेकर t, आई की वैल्यू कितना रख लोगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। सही है। अब इसको ऐसे ही चलता रहेगा, तो इसलिए मैं बार बार इसको लिखूंगा नहीं, ठीक है, ये ऐसी वैल्यू चलती रहेगी। अब देखो क्या हो गया सर, 1/t 0 से लेकर t तक, आई नॉट भी बाहर आ गया, तो आई नॉट हमने बाहर रख लिया, सॉरी इसका स्क्वायर था, आई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा और अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू में डी टी। कोई दिक्कत यहां तक सबको समझ में आ रहा है? आई नॉट का स्क्वायर अपॉन में टी, ठीक है। अब साइन स्क्वायर का तो हम लोगों के पास में कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, तो साइन स्क्वायर की जगह पर एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी के स्थान पर एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2, ये आप रख सकते हैं। ये कहां से आया है अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। भाई कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो मैं बता ही देता हूं पहले, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये पढ़ा होगा बहुत सारे बच्चों ने, है ना, एकदम तरीके से। मुझे ये चाहिए, तो भाई ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर आएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, है ना जी, इतना हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2, और थीटा थीटा नहीं है, कितना है, ओमेगा टी है। तो भैया यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2। तो यहाँ से ये फॉर्मूला निकल कर आता है, ठीक है। कोई भी डाउट रहा हो तो इस तरह से ये निकल कर आता है। तो इसीलिए हम लोग साइन स्क्वायर की जगह पर इसे रख देंगे, रख दो यहाँ पर, तो कितना आ गया, 0 से लेकर टी, और ये हो गया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2। ये 2 भी बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन में 2 और टी 2t, है ना, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू में dt, है ना जी। इसका हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत लेने की जरूरत है नहीं भाई, ठीक है। इसको रफ कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अब तो आप समझ ही गए होंगे। अब यहां पर हम लोग जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आई नॉट का स्क्वायर अपॉन में 2t, ठीक है जी। भाई 1 का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, आप बोलोगे सर t। कॉस का कितना होता है, कॉस का तो साइन होता है, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में एक्स्ट्रा चीज क्या है 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा नीचे आ जाएगा। इंटीग्रेशन कहां से था, 0 से लेकर t, और t की वैल्यू सबको पता है कि सर t की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन में ओमेगा, तो जहां जहां t है पहले अभी अभी उसको यही बनाएंगे, ठीक है। तो i इज इक्वल्स टू हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t, ठीक है जी। यहां रखो लिमिट t, फिर यहां लिमिट रखोगे, ठीक है जी, t माइनस 0, है ना, इसमें फिर इसमें रखोगे साइन 2 ओमेगा t के स्थान पर कैपिटल T माइनस फिर साइन 2 ओमेगा इंटू 0 अपॉन में 2 ओमेगा, ठीक है जी भाई साहब, लिमिट रख दी हम लोगों ने। अब ध्यान से सुनेंगे, आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t, ठीक है जी, ये हो गया t, बस t बचा यहाँ पर। यहाँ जब t की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया साइन 0 अपॉन में हो गया 2 ओमेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया,
आप बोलोगे सर आई नॉट का स्क्वायर अपॉन में 2t, ठीक है, ये t बचा, माइनस ये हो गया साइन 4 पाई, ठीक है जी, माइनस का साइन 0 अपॉन में 2 मेगा। तो आपको पता है सर साइन 4 पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 ही होता है, तो ये सारी वैल्यू हो गई 0। क्या बचा? आप बोलोगे सर ओनली यहां पर बचा है आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल्स टू, यही तो चल रहा था, इज इक्वल्स टू कितना बचा है, आई नॉट का स्क्वायर अपॉन में 2t और इंटू में t से t हो गया कैंसिल, तो आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल्स टू हो गया आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2। जब मैं इस पर रूट लगाऊंगा, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आई आर एम एस टोटल निकल कर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आई नॉट अपॉन में √2। तो जो आई आर एम एस होती है वो आई नॉट अपॉन √2 होती है, ठीक है, कितनी होती है, आई नॉट अपॉन में √2। तो ये आपकी टोटल रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकल कर आती है, ध्यान रखना, इससे इंपॉर्टेंट बातें पूछी जा सकती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, आपसे पूछा जाता है कि अगर आपके घर में मान लो 200 वोल्ट का करंट आ रहा है, तो 200 वोल्ट का एसी ज्यादा खतरनाक है या 200 वोल्ट का डीसी ज्यादा खतरनाक है? तो आप बोलोगे सर 200 वोल्ट का एसी। क्यों? क्योंकि एसी जो करंट है आई नॉट वो 200 इंटू √2 हो जाएगा। √2 कितना होता है, 200 इंटू अगर √2 करोगे 1.414, इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो ये मान लो 414 की जगह 1.41 है, पॉइंट से 0 कट गया, मल्टीप्लाई करोगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, तो भाई साहब आपको जो झटका लगेगा ना वो 282 वोल्ट का लगेगा। लेकिन डीसी सोर्स में तो 200 वोल्ट है, तो 200 वोल्ट का ही लगेगा झटका। लेकिन एसी में कितने वोल्ट का झटका लग रहा है, 282 वोल्ट का लग रहा है झटका। तो कौन ज्यादा खतरनाक है, 200 वोल्ट का एसी ज्यादा खतरनाक है डीसी से, ठीक है, एक ही झटके में खत्म, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अब एक बात ये भी पूछी जाती है इंपॉर्टेंट, कि हमारा बल्ब लगातार जलता रहता है या नहीं। तो अभी मैंने वो बताया था कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज होती है, और 50 हर्ट्ज का मतलब होता है कि 50 बार लाइट आएगी और 50 बार लाइट नहीं आएगी। तो हमारा बल्ब लगातार जलता नहीं है, हमारा बल्ब लगातार क्या हो रहा है, 50 बार जल रहा है एक सेकंड में, एक सेकंड में 50 बार जलता है और 50 बार बंद होता है। लेकिन अगर कोई फ्रीक्वेंसी हमारी आंखों के सामने 50 बार ऐसे कोई निकल जाए, 50 बार एक सेकंड में, तो क्या ये हाथ हमें दिखेगा? हमारी आंखें इतनी फ्रीक्वेंसी को देखने के लिए सूटेबल नहीं है, तो इसलिए हमें बल्ब लगातार जलता हुआ ही दिखाई देता है, ठीक है। बल्ब लगातार कैसे दिखाई देता है, जलता हुआ। ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि हमारी जो आईज है दृष्टि निर्बंधता के कारण हमारी आंखें इतनी फ्रीक्वेंसी को देखने की क्षमता नहीं रखती, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये चीजें सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी। वर्ग माध्य मूलमान कैसे निकालना है, ठीक है, ये मैंने कमेंट कर दिया। आपको ध्यान रखना, कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट कर देना मेरे को, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि और क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। अब सीधी सीधी बातों पर चलेंगे, तो इसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आएंगी सर्किट, प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ, जिनमें से मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट बता दूंगा, और फिर हम लोग किस पर चलेंगे, इसके रिवीजन कर रहे हैं ना हम लोग, तो इसके इंपॉर्टेंट सर्किट बता देते हैं। उसके बाद में हम लोग ट्रांसफॉर्मर और एसी जनरेटर, बात खत्म हो गया, ठीक है जी। चलो तो एसी सर्किट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, डाल लो हेडिंग, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। जैसा कि हमने बात कहा था कि हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बारे में बात करेंगे, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा परिपथ को बनाने से पहले आपको एक कला आरेख समझना बहुत जरूरी है ना। बहुत सारे बच्चों को कला आरेख बनाना नहीं आता है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। देखो, प्रत्यावर्ती परिपथ में सामान्यतः अगर हम देखें तो धारा और विभव समान आवर्ती में बहते हैं, लेकिन अगर उसी परिपथ में हम लोग या तो प्रेरकत्व लगा दें, यानी कॉइल लगा दे कोई, या कोई संधारित्र जोड़ दे, तो फिर धारा और विभव जो है समान आवृत्ति में नहीं रहते, उनकी आवृत्ति में चेंज आ जाता है। और अगर चेंज आ रहा है तो इसको कला समंजक कहते हैं। इस चेंज को, जो भी उनके बीच में चेंज आता है, उनकी कलाओं में जो भी अंतर आता है, उसे कला समंजक कहते हैं। अब अगर इसी चेंजनेस को अगर आप एक आरेख द्वारा प्रदर्शित कर दें, है ना, एक डायग्राम द्वारा दिखा दें, तो यही जो आपका डायग्राम बनेगा वही कला आरेख कहलाएगा। तो इसके लिए डायग्राम बनाने के लिए हम लोग एक एक्स एक्सिस को चूज कर लेते हैं, है ना। अगर इस एक्स एक्सिस के, अगर हमें ये पता है, एक्स एक्सिस मान लो यहां पर पोटेंशियल फाइंड हो रहा है, अब हमने फिक्स कर लिया कि पोटेंशियल यहां फ्लो हो रहा है या करंट यहां फ्लो हो रहा है। अब मान लो कि करंट जो है पॉजिटिव है, तो उसको हम कहां दिखाएंगे, ऊपर, है ना, वामाव्रत दिशा में। जो चीज पॉजिटिव होगी उसको वामाव्रत में दिखाते हैं, और जो चीज नेगेटिव होगी उसे दक्षिणाव्रत, है ना, दक्षिणाव्रत, ध्यान रखना, दक्षिणाव्रत में मोड़ देंगे। जो चीज पॉजिटिव है वो वामाव्रत घूमेगी और जो चीज नेगेटिव है वो दक्षिणाव्रत घूमेगी।
अब जैसे कोई भी हम लोग एंगल चूज कर रहे हैं कि ऊपर की तरफ करंट जा रही है ऊपर की तरफ, तो यहाँ एक एंगल बनाएगी और थीटा बराबर क्या होता है ओमेगा टी, या तो थीटा मान लो या फाई मान लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर ऐसे ही घूमता रहेगा तो इसी ग्राफ को आपको देखना है और यही ग्राफ क्या है आपका कल आरेख है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, यहीं पर सभी बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर हमने प्रतिरोध जोड़ा है, प्रतिरोध, तो बेटा प्रतिरोध में अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो जिधर विभव होता है उधर ही आपकी धारा भी होती है, उनके बीच कोई कलांतर नहीं होता। जैसा कि मैंने लिखा भी है कि प्रत्यावर्ती धार परिपथ में सामान्यतः धारा और विभव समान कला में बहते हैं, इनकी कलाओं में कोई अंतर नहीं रहता, तो इनका ग्राफ ऐसे बनता है। लेकिन अगर तो प्रेरकत्व में क्या होता है बेटे, मान लो ये एक्स एक्सिस आपने चुन ली, अब करंट जो है इधर फ्लो हो रहा है आई नॉट, तो विभव क्या होता है इसमें 90 डिग्री आगे होता है, तो यहाँ ये जो होगा ये विभव हो जाएगा, इनके बीच जो थीटा बराबर होगा वो 90 डिग्री का अंतर आएगा, किसमें विभव धारा से 90 डिग्री आगे होता है। अगर हम बात करें संधारित्र की, तो संधारित्र में सेम डायग्राम आपको मिलेगा, लेकिन ध्यान से सुनो, मान लो कि अगर यहाँ पर आपका ध्यान से सुनना है कि इसमें जो धारा है वो अगर यहाँ बह रही है, ठीक है, तो विभव इससे 90 डिग्री पीछे होता है, तो ये विभव का हो जाएगा और ये धारा का डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें विभव क्या हो जाएगा 90 डिग्री पीछे, इसमें विभव 90 डिग्री आगे, और इसमें दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। कलांतर यहां भी कितना रहेगा, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री का। बस इतना ध्यान रखना है कि संधारित्र में 90 डिग्री विभव पीछे होता है और प्रेरकत्व में 90 डिग्री आगे होता है धारा से, सही है। बस इतने चीजों को ध्यान रखो, बाकी सारे फेजर डायग्राम आप लोगों को इन्हीं के बेस पर देखने के लिए मिलेंगे। अब जो इंपोर्टेंट आपके फेजर डायग्राम है वो मैं करवा देता हूं, जो परिपथ है उनका मैं आपका जो सॉल्यूशन है वो मैं करवा देता हूं। जैसे कि सबसे पहले हम करेंगे आरसी परिपथ, फिर हम करेंगे एलसीआर परिपथ, फिर इनका पढ़ेंगे दोलन, ठीक है जी। तो सीआर और एलसीआर परिपथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो दोनों परिपथों को हम प्रूफ करके डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सीआर परिपथ, ठीक है बेटा। ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अब हम लोगों ने एक इसमें परिपथ में संधारित्र और प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और नीचे जोड़ दिया आपके किससे, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से। तो प्रत्यावर्ती धारा से आपकी धारा बहेगी V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी का विभव यहां से जनरेट होगा। तो आप ये देखोगे कि सर सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना है ना। आप ये देखोगे कि सर अगर हम इसका डायग्राम बनाने के लिए जाए, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस और यहीं पर बह रहा है करंट, तो कौन है, आर है और सी है। तो करंट अगर यहां बह रहा है तो भैया प्रतिरोध में तो विभव धारा के साथ बहता है, जिधर धारा बह रही है उधर ही आपका कौन बह रहा है, विभव बह रहा है। अभी बताया इनके बीच कोई कलांतर नहीं होता। लेकिन संधारित्र में क्या होता है कि सर धारा 90 डिग्री आगे होती है और विभव 90 डिग्री पीछे, तो धारा तो यहां फिक्स हो गई, अब विभव को 90 डिग्री पीछे लेकर जाना है तो दक्षिणाविरत घुमाएंगे, और दक्षिणाविरत घुमाएंगे तो आप बोलोगे सर जो संधारित्र का विभव वो यहां आ जाएगा, है ना कि, बोलो जल्दी फटाफट से, क्योंकि 90 डिग्री पीछे होता है। तो इनका परिणामी विभव कहां जाएगा, आप बोलोगे सर परिणामी विभव इन दोनों के बीच में रहेगा, और इन दोनों के बीच में किसको बताता है, आप बोलोगे सर जी हाइपोटेन्यूस को बताता है। तो हम यहां पर अगर देखे जाए तो जो परिणामी विभव है ना, परिणामी विभव, तो परिणामी विभव जो है इसका वो कितना हो जाएगा सर जी, v स्क्वायर बराबर वी आर का स्क्वायर और वी सी का स्क्वायर। तो v बराबर में हो जाएगा रूट में वी आर का स्क्वायर और वी सी का स्क्वायर। अब हम लोगों को पता है कि जो वी आर होता है ओम के नियम से वो आई आर के बराबर हो जाएगा, और जो वी सी होता है वो सर जी, है ना, जो वी सी होता है वो आई एक्स सी होता है। कितना होता है, आई एक्स सी। यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो v इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में कितना, जल्दी बताओ, आप बोलोगे सर आई आर दोनों का स्क्वायर, आई एक्स सी दोनों का स्क्वायर, वी आई की वैल्यू आई आर होती है, सॉरी चलो इसको v रहने दो, v इज इक्वल टू कितना हो गया, आप बोलोगे सर जी आई का स्क्वायर आर का स्क्वायर, आई का स्क्वायर एक्स सी का स्क्वायर, बोलोगे सर जी आई तो कॉमन आ रहा है दोनों में, आई स्क्वायर, ये आर स्क्वायर और एक्स सी का स्क्वायर, बोलोगे आई स्क्वायर को इधर लेके आओ, है ना, तो v इज इक्वल टू आई बाहर आ गया और रूट में हो गया आर का स्क्वायर और एक्स सी का स्क्वायर, v अपॉन में आई बराबर में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। v अपॉन आई क्या होता है, z हो जाता है आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। z क्या है, इम्पेडेंस, यानी कि ये है आपकी प्रतिबाधा, ठीक है जी, ये है आपकी प्रतिबाधा। बस यहीं तक आपको करके दिखाना होता है। अगर इनका कलांतर पूछ ले, है ना, कलांतर पूछ ले तो भैया कलांतर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो tan फाई से निकलेगा, tan फाई बराबर हो जाएगा भाई कलांतर में देखोगे तो वी सी अपॉन में वी आर,
ठीक है, क्या हो जाएगा VC अपॉन में VR, वैल्यू रख लोगे आप, VC कितना IXC, VR कितना IR है, निकाल दोगे तो XC अपॉन में R आ गया tan phi। तो इस तरह से आप इसका कलांतर भी निकाल पाओगे। ठीक है, इंपोर्टेंट है, कर लेना इसको। ऐसे ही आप लोग LC का कर लेना, LCR वाला जो परिपथ है उसका डायग्राम मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल तगड़े तरीके से। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बेटे, एकदम बढ़िया तरीके से। तो अगर आपको फेजर डायग्राम मेन होता है, फेजर डायग्राम, अगर आपको फेजर डायग्राम है तो ये तो आप चुटकियों में निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अब हम चलते हैं LCR परिपथ। ठीक है, क्या चलते हैं, LCR परिपथ कर रहे थे, LCR परिपथ पे। तो देखो LCR परिपथ को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, एक प्रेरकत्व, एक संधारित्र और एक हमने प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, और साथ ही इस परिपथ को हमने एक किससे जोड़ दिया है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ V = V0 sin ओमेगा t हमने इसमें डाल दिया। तो यहां पर क्या होगा सर जी, तीनों में पोटेंशियल पास होगा, है ना, श्रेणी क्रम में है, अलग अलग विभव पास होगा। तो पहले इसका फेजर डायग्राम, विदाउट फेजर डायग्राम यू डू नथिंग। ठीक है, तो आप बोलोगे सर जी यहां पर अगर हम देखा जाए तो धारा ये है, तो यहां विभव भी VR होगा। अब जब हम बात करते हैं C की, तो सर धारा से 90 डिग्री पीछे होता है विभव। ठीक है, तो यहां हो गया VC। लेकिन जब हम L की बात करते हैं तो इसमें 90 डिग्री क्या होता है, पीछे होता है, मतलब आगे होता है धारा से। संधारित्र में 90 डिग्री पीछे और प्रेरकत्व में 90 डिग्री आगे। लेकिन कहीं ना कहीं VL का मान VC से बड़ा होता है, लगभग बराबर भी होता है, लेकिन VL का मान VC से बड़ा होता है। तो अगर इस लाइन को देखो तो ये लाइन मैंने लिख दी VL - VC, माइनस ही लिख लो, है ना, VL बड़ा है और VC छोटा है, तो हमने इसको लिख दिया VL - VC। तो ये वाली वैल्यू ज्यादा है और ये वाली वैल्यू आपकी फिक्स हो गई। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो कहां जाएगा, ऊपर की तरफ तो जाएगा, लेकिन ग्राफ ज्यादातर नीचे रहेगा, नीचे वाले की तरफ। ज्यादा ऊपर बीच में मत खींच देना, क्योंकि थोड़ा सा ग्राफ इसकी वजह से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इसका परिणामी विभव हो गया V। तो अगर मुझे V निकालना है तो भाई V का स्क्वायर = VL - VC का स्क्वायर और प्लस VR का स्क्वायर। पाइथागोरस तो यहां भी काम करेगी। अब आपको पता है कि सर VL बराबर होता IXL, है ना, VC बराबर में होता IXC, है ना, और VR बराबर में होता है IR। ये वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो आप बोलोगे सर जी IXL - IXC का होल स्क्वायर और प्लस IR का होल स्क्वायर। तो V का स्क्वायर यहाँ बोलोगे सर I स्क्वायर कॉमन आ गया, XL - XC का स्क्वायर, और ये हो जाएगा I स्क्वायर R स्क्वायर। भाई I कॉमन था लेकिन बाहर स्क्वायर भी है, तो I का स्क्वायर ही बाहर निकलेगा। तो V स्क्वायर बराबर में हो गया I स्क्वायर, दोनों में से कॉमन है, अंदर बचेगा XL - XC का स्क्वायर और प्लस R का स्क्वायर। ये इधर जाएगा तो V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर, ये बन जाएगा XL - XC का स्क्वायर और प्लस में R का स्क्वायर। ये V अपॉन I अभी मैंने बताया था क्या बन जाती है, Z बन जाती है ना। तो Z बराबर, Z का स्क्वायर बराबर हो गया XL - XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। अगर Z फाइंड करना है तो रूट लग जाएगा XL - XC का स्क्वायर और प्लस में R स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इसका इम्पेडेंस। ठीक है, यानी कि प्रतिबाधा। अब अगर ये पता लग गया तो इसका कलांतर क्या निकलेगा, तो सिंपल सी बात है, अगर कलांतर निकालना है ना, तो tan phi बराबर कितना हो जाता है। आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan phi बराबर हो जाता है क्या, tan परपेंडिकुलर क्या है VL - VC और बेस क्या है VR है। ठीक है, तो एक तो यही लिख सकते हो, बाकी इनकी वैल्यू डाल सकते हो। VL की वैल्यू IXL IXC अपॉन में इसकी वैल्यू IR, तो I कॉमन ले लोगे, कट जाएगा ऊपर नीचे, तो कितना बचेगा XL - XC अपॉन में R = tan phi। तो ये इसका कलांतर भी आप लोग फाइंड कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। और अब इसकी आती है भैया LCR अनुनाद परिपथ, है ना, रेजोनेंस सर्किट। तो रेजोनेंस सर्किट कब होगा, जब VL किसके बराबर हो जाएगा, VC के, और अगर VL VC के बराबर हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू कट गई। ठीक है, ये वाली वैल्यू कट गई तो Z किसके बराबर आ गया, R के बराबर आ गया। भाई ये वैल्यू कट गई तो Z किसके बराबर आ गया, R। तो जब VL VC के बराबर हो जाता है तो अनुनाद परिपथ बन जाता है। अभी इसको आगे हेडिंग में डलवा के करवाते हैं और फिर हम चलेंगे सीधा किस पर, ट्रांसफार्मर पर। तो अगला हेडिंग है अनुनाद परिपथ। ठीक है, तो अनुनादी परिपथ के रूप में कैसे काम करता है, जैसे देखो हमने इसका इंपेडेंस निकाला, Z वो आया था XL - XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। देखो इसमें मैंने बोला था कि भाई अगर हमें अनुनादी करना है इसे, है ना, अनुनादी परिपथ बनाना है, तो अनुनादी परिपथ में XL बराबर होना चाहिए XC के। ठीक है, XL किसके बराबर होता है, XC के बराबर होता है, तभी ये अनुनाद करेगा। दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होनी चाहिए, XL और XC। ठीक है,
तो अब ऐसी कंडीशन में एक्सएल बराबर क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा एल, और एक्ससी बराबर क्या होता है ओमेगा इंटू सी। ठीक है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ओमेगा एल ओमेगा स्क्वायर इंटू एल सी, ये इधर आएगा तो 1 अपॉन एल इंटू सी इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर बन जाएगा 1 अपॉन रूट में एल सी इज इक्वल्स टू ओमेगा, और ओमेगा बराबर क्या होता है 2, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, एफ क्या है फ्रीक्वेंसी, तो भाई ओमेगा की वैल्यू रख दोगे आप 2 पाई एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एल सी, तो एफ बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। ये है भाई साहब आपका टोटल फ्रीक्वेंसी है जी, ये क्या है आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी निकल कर आ जाएगी कि इतनी फ्रीक्वेंसी ये रेजोनेंस करना शुरू कर देगा। तो ये होता है आपका अनुनादी परिपथ, है ना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई हमारा जो एलसीआर सर्किट है वो अनुनादी कब बनेगा, तो आपको बता देना है कि जब एक्सएल एक्ससी के बराबर हो जाए तब ये जाकर अनुनाद परिपथ बन जाता है, और अगर अनुनाद परिपथ बनेगा तो कितनी फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंट करेगा, तो आप बता दोगे सर इतनी आवृत्ति से दोलन करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये होता है अनुनादी परिपथ। अब हम चलते हैं इसके बेहतरीन पॉइंट की तरफ जिसका नाम है भाई साहब, है ना, एक बार बता दो ट्रांसफॉर्मर। क्या है ट्रांसफॉर्मर, तो एक बार जल्दी बताओ ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। देखो मैं आपको बता दूं कि सर ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है। यानी कि फिर से बताता हूं, ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा यंत्र है या ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा उच्च विभव को निम्न विभव में और निम्न विभव को उच्च विभव में बदला जा सकता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा उच्च विभव को लो विभव में, कम विभव में, और कम विभव को उच्च विभव में बदला जा सकता है। तो ऐसी युक्ति का नाम क्या होता है ट्रांसफॉर्मर। ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। तो ऐसी युक्ति, ध्यान से सुनो, ऐसी युक्ति, ठीक है, ऐसी युक्ति जिसके द्वारा, आप लोग समझते रहो, जिसके द्वारा उच्च विभव को, है ना, उच्च विभव को निम्न विभव में, है ना, निम्न विभव में या इसका उल्टा, ठीक है, उल्टा मतलब रिवर्स लिख लेना, या निम्न विभव को उच्च विभव में बदला जा सकता है। तो ऐसी युक्ति का नाम क्या है ट्रांसफॉर्मर। ने दूसरी बात आती है सर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफॉर्मर जो है अनोन्य प्रेरण, है जी, अनोन्य प्रेरण, इससे पहली वाली वीडियो में बताया अनोन्य प्रेरण क्या होता है, अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है ना, अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। रचना वगैरह दूसरे उसमें कराएंगे, लेकिन इनसे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं बता रहा हूं पहले। तो ये सिद्धांत हो गया आपका, ये एसी पर काम करता है या डीसी पर काम करता है, तो आप बताओगे कि ये एसी पर ही काम करता है, डीसी पर कार्य नहीं करता, डीसी पर कार्य नहीं करता। कार्य क्यों नहीं करता, क्योंकि धारा का मान हमेशा बदलता रहना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि स्विच लेकर आप बैठ जाओगे ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करते रहोगे डीसी में, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसलिए एसी करंट पर ही काम करता है, डीसी पर काम नहीं करता, क्योंकि डीसी में जो है धारा एक समान हिसाब से बहती है। लेकिन अगर अनोन्य प्रेरण होना है तो अनोन्य प्रेरण होने के लिए आपको धारा का मान बदलना जरूरी होता है, क्योंकि अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसीलिए एसी करंट में क्या होता है, धारा का मान अपने आप बदलता रहता है। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, आप बोलोगे हाँ जी सर बदल रहा है। और धारा का मान अगर बदल रहा है तो ये एक ही एसी पर काम करेगा, डीसी पर काम नहीं करता। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो कौन सी धारा पर काम करता है, तो आप बता दोगे सर जी प्रत्यावर्ती धारा पर काम करता है, दिष्ट धारा पर कार्य नहीं करता। ठीक, और कोई दिक्कत इसमें जल्दी बताओ फटाफट से, है ना। यहां तक हम लोगों ने इसको कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं इसकी रचना पर और इसके भैया कार्यविधि पर कि काम कैसे करता है और इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द गेम, ठीक है। ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें कवर कर ली, ठीक है, कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, कि सर एक ऐसी युक्ति है जो उच्च विभव को निम्न में और निम्न विभव को उच्च विभव में कन्वर्ट कर सकता है, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। किस पर काम करता है सर जी, अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है ये। उसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि ट्रांसफार्मर जो है सर जी दो प्रकार का होता है, एक होता है ऊंचाई और एक होता है अपचाई। देखो ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या काम कर रहा है, नाम में लिखा है जो निम्न विभव को उच्च विभव में बदल देता है उसे ऊंचाई कहते हैं, और अपचाई जो उच्च विभव को निम्न विभव में बदल देता है उसे हम लोग अपचाई कहते हैं। इसे बनाएंगे कैसे, रचना कैसे बनानी है इसमें, तो भाई ध्यान रखना इसमें दो कॉइल होंगी, क्योंकि ये क्या है, एक ऐसी युक्ति है जो अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो अनोन्य प्रेरण में दो कॉइल होती है। देखो समझ लो ध्यान से, इसमें क्या होता है कि आप लोगों के पास में, है ना, कॉइल ले लेनी है, आपको इस तरह से बना लेनी है, ठीक है, इस तरह से आपको कॉइल बना लेनी है। अब ये कॉइल आपकी हो गई, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, अगर मुझे ऊंचाई बनाना है तो इसमें दो कॉइल होंगे, एक प्राइमरी कॉइल होगी, एक सेकेंडरी कॉइल, यानी एक प्राथमिक कुंडली होती है ना, और एक होती है द्वितीय कुंडली। तो यहां हम क्या करते हैं, मोटे तारों की, है ना, कम फेरों वाली,
है ना, आप लिखोगे मोटे तारों की कम फेरों वाली, है ना, कम फेरों वाली क्या लेते हैं, एक कुंडली लेते हैं, एक कुंडली लेते हैं, ठीक है। और इधर क्या लेते हैं, पतले तारों की, है ना, पतले तारों की अधिक फेरों वाली, अधिक फेरों वाली, ठीक है, अधिक फेरों वाली क्या लेते हैं, इसमें दूसरी कुंडली लेते हैं। तो ये बनकर तैयार हो जाता है आपका उच्चाई ट्रांसफार्मर। अगर अपचाई बनाना है तो इसका उल्टा करना होगा हम लोगों को, ठीक है, कॉइल बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगुलर कॉइल बनाते हैं इसमें, ठीक है जी, रेक्टेंगुलर कॉइल बना लेते हैं इसमें, सेम बना लो इस तरह से, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा फेरों वाली प्राथमिक कुंडली लेते हैं और कम फेरों वाली और मोटे तारों की हम लोग क्या लेंगे, द्वितीय कुंडली, है ना। इसका बिल्कुल उल्टा, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें फेरों की संख्या कम है प्राथमिक कुंडली में और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है। इसमें तार मोटा है और यहाँ पतले तार है। यहाँ क्या है, इसका उल्टा हो गया कि यहाँ जो प्राथमिक कुंडली है उसमें फेरों की संख्या ज्यादा है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है, ठीक है। इसमें तार पतले लिए गए हैं और इसमें तार मोटे लिए जाते हैं। तो ये हो गया उच्चाई और ये हो गया अपचाई। अब फेरों की संख्या से क्या डिपेंड पड़ता है, देखो यहाँ पर फ्लक्स चेंज होगा। आप बोलोगे जितना, अब जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स यानी फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। जितने ज्यादा फेरे होंगे उतना ही ज्यादा विभव निकलेगा और जितने कम फेरे होंगे उतना ही कम विभव निकलेगा। तो यहाँ आप देख रहे हो कि सिर्फ द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है तो इसलिए यहाँ विभव भी अधिक होगा और यहाँ फेरों की संख्या कम है तो यहाँ विभव भी कम होगा, ठीक है, क्योंकि विभव का मान किस पर डिपेंड करता है, इस पर। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, दक्षता पूछी जाती है, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। देखो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो क्या बताती है, ट्रांसफार्मर की दक्षता ईटा होती है जो कि अनुपात होता है किसका सर जी, V आउटपुट अपॉन V इनपुट, यानी कि या फिर P आउटपुट अपॉन P इनपुट, यानी कुल निर्गत शक्ति, है ना, ऐसे बाहर निकाल, क्योंकि जो आउटपुट मतलब क्या होता है, बाहर निकलने वाली निर्गत शक्ति और निवेशी, निवेशी मतलब जो आ रही थी उसमें निवेशी शक्ति के अनुपात को, या विभव भी कह सकते हैं कि निर्गत विभव, है ना, निर्गत विभव और दूसरा क्या है, निवेशी विभव, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो आप लोग की निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति के अनुपात को, या निर्गत विभव और निवेशी विभव के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। कोई भी ट्रांसफार्मर 100% दक्ष नहीं हो सकता, ये बात अपने दिमाग में डाल लो कि कोई भी ट्रांसफार्मर 100% दक्ष नहीं हो सकता। जब 100% दक्ष का मतलब क्या है, जितना इनपुट दे रहे हो उतना आउटपुट दे देगा ट्रांसफार्मर, ऐसा नहीं होता। कोई भी ट्रांसफार्मर 100% दक्ष नहीं है। तो कितना परसेंट हो सकता है, लगभग 90 ही वो इफिशिएंट हो सकता है, उससे ज्यादा इफिशिएंट नहीं होता। क्यों नहीं होता सर, क्योंकि उसमें बेटा कहीं ना कहीं लॉस ऑफ एनर्जी होता है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉसेस ऑफ एनर्जी कहां कहां हो रहा है, इसको भी आप लोग समझ लेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी का कहां कहां हो रहा है। देखो पहली बात है कि सर जी फ्लक्स की हानि हो रही है, पहली चीज फ्लक्स हानि होती है, पहली चीज जितना फ्लक्स इस पर जनरेट हो रहा था वो पूरा का पूरा इस वाले पर पास नहीं होगा, कहीं ना कहीं फ्लक्स की हानि होगी। दूसरा दूसरा किस चीज का लॉस होता है ना, जब भाई फ्लक्स यहां से यहां पर पूरा नहीं जा पा रहा, जब पूरा फ्लक्स ट्रांसफर नहीं हो पा रहा तो कैसे वो 100% दक्ष हो जाएगा। दूसरा बात होता है तार, तार में क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो तार में जो प्रतिरोध है उसकी वजह से क्या पूरा करंट पास हो जाएगा, आप बोलोगे नहीं सर, कहीं ना कहीं तो लॉस ऑफ करंट होगा, बोलोगे हाँ जी सर। तीसरा होता है, तीसरी हानि किस चीज की हो रही है, फ्लक्स हो गया, तार हो गया, अब होगा हीट। हीट की वजह से भाई जैसे ये ट्रांसफार्मर काम करता है तो यहां से हीट भी जनरेट होगी, हीट की वजह से जो एनर्जी है वो ज्यादा से ज्यादा हीट किसमें सॉरी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पूर्ण रूप से जो हीट है वो इलेक्ट्रिसिटी को हीट में बदल के ऊष्मा में बदल के बाहर निकाल देगी। और इसी को कम करने के लिए हम लोग इसमें एक ऑयल का यूज करते हैं, है ना, इसकी हीट को कम करने के लिए हम इसमें किसका यूज करते हैं, ऑयल का यूज करते हैं। ये भी अपने दिमाग में रखना, ठीक है। दूसरा एडी करंट यानी भंवर धाराएं, चौथी बात होती है भंवर धाराएं, ठीक है। भंवर धाराएं का मतलब यह होता है कि कहीं ना कहीं इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती रहती हैं, किसमें, ट्रांसफार्मर में। और जब ट्रांसफार्मर में भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी तो आपको पता है कि सर भंवर धाराएं कहीं ना कहीं हीट बढ़ाने की काम करती है, हीट बढ़ाएंगी तो उससे भी क्या होगा, एनर्जी का लॉस होता है। तो इतनी सारी एनर्जी के लॉसेस होने की वजह से कोई भी ट्रांसफार्मर 100% इफिशियंट नहीं होता, लगभग 90% ही इफिशियंट होता है, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर, ठीक है, दो प्रकार का होता है, कैसे काम कर रहा है, हमने सारी बातें आपको डिटेल से बता दी।
कोई दिक्कत आपको रहेगी नहीं इसमें, ठीक है, बहुत मस्त तरीके से। और फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो फटाफट से कमेंट कर देना, ठीक है। एकदम बेहतरीन तरीके का रिवीजन मैं आप लोगों का करा रहा हूं इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है भैया पावर, है ना, पावर ऑफ एसी सर्किट, कि जब हम एसी परिपथ में बात करते हैं तो कितनी पावर जनरेट होती है, कितनी शक्ति वहां से उत्पन्न हो रही है, तो पावर ऑफ एसी सर्किट। शक्ति की बात करें, पावर की बात करें, तो सब लोग जानते हैं कि पावर इज इक्वल्स टू होता है V इंटू आई। अब जब हम एसी सर्किट की बात करते हैं तो V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी होता है, और I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो पावर जो हो गया वो हो गया V नॉट इंटू आई नॉट, और ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है जी। अब एक चीज आप इसमें समझ लेना सारे बच्चे, तो आप लिखोगे सर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान, है ना, औसत मान पूरी साइकिल के लिए, है ना, पूरी एक साइकिल के लिए, पूरी एक साइकिल के लिए जो है वो कितना होता है, आप लिखोगे सर 1/2 होता है। तो P इज इक्वल्स टू V नॉट इंटू आई नॉट इंटू 1/2, तो P इज इक्वल्स टू हो गया हाफ V नॉट इंटू आई नॉट। यानी अब हम इसमें रखें तो V नॉट को इस रूट, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते √2 इंटू √2, ये क्या होगी, क्या ये VRMS वैल्यू नहीं है, अभी हम लोगों ने निकाली थी, और ये किसकी वैल्यू है, IRMS वैल्यू है। तो ये हो जाती है आपकी P इज इक्वल्स टू VRMS इंटू IRMS। यानी एसी परिपथ का अगर आप शक्ति निकालोगे तो एसी परिपथ में जो शक्ति जाती है वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट के मल्टीपल के बराबर होती है। तो दिस इज द पावर ऑफ एसी सर्किट, यानी एसी सर्किट की टोटल शक्ति जो इसमें खर्च हो रही है वो इतनी हो रही है। समझ में आ गई बातें, कोई दिक्कत यहां तक, आप बोलोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भैया यहीं पर हम लोग अपनी क्लास को एंड करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। और कैसी रही वीडियो के और आपका रिवीजन कैसा चल रहा है, फटाफट कमेंट में आप मुझे बता देना। तब तक के लिए जय हिंद।